शो की शुरुआत द ग्रेट क्रम्बल नामक घटना से होती है, जब एक घातक वायरस के कारण सभ्यता ढह जाती है। इस अराजकता के बीच आदित्य सिंह अस्पताल में अथक दबाव में काम करते हैं। H5G9 वायरस तेजी से फैलता है, जिससे आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। संक्रमण का पहला लक्षण है उंगलियों का कांपना, और कुछ ही दिनों में संक्रमित लोग मर जाते हैं। आदित्य अपने मरीजों को बचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी रोनी भी इस वायरस से संक्रमित हो जाती हैं, तो सब कुछ बिखर जाता है। इसी बीच एक नई और डरावनी हकीकत सामने आती है, जब आधे इंसान और आधे जानवर जैसे हाइब्रिड बच्चे पैदा होने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि पहले वायरस आया या ये हाइब्रिड। ये रहस्यमयी घटना अब तक की सबसे अंधेरी पहेली बन जाती है। दूसरी ओर हम रिचर्ड नामक व्यक्ति को देखते हैं, जो अपने आधे इंसान और आधे हिरण जैसे बच्चे को लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क के सुदूर जंगल में जाता है। वह जानता है कि बाहर की दुनिया उसके हाइब्रिड बच्चे के लिए क्रूर और खतरनाक है, इसलिए वह जंगल में एक मजबूत केबिन बनाता है जो समाज से पूरी तरह अलग थलग है। रिचर्ड अपने बच्चे का नाम गस रखता है और उसे न केवल पढ़ना लिखना सिखाता है, बल्कि जंगल में जीवित रहने की कला भी सिखाता है। वे मछली पकड़ते हैं, बर्फ में खेलते हैं और पेड़ों से रस निकालकर सिरप बनाते हैं, ताकि उन्हें कभी बाहर की दुनिया का सामना न करना पड़े। एक दिन आसमान से कुछ फ्लायर्स गिरते हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि हाइब्रिड्स के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, जहां भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा उपलब्ध है। लेकिन रिचर्ड इसे जाल समझकर फ्लायर्स जला देता है, ताकि गस उन्हें न देख सके। जब गस 7 साल का होता है, तो वह अपने पिता से जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में सवाल करने लगता है। रिचर्ड उसे बताता है कि बाहर की दुनिया स्वार्थी और लालची है, जिसके कारण प्रकृति ने जवाबी कार्रवाई की और सभी को बीमार कर दिया। फिर चमत्कार हुआ और हाइब्रिड सामने आए, लेकिन लोग उनकी अलग होने की वजह से उनसे डरते हैं। रिचर्ड गस को चेतावनी देता है कि वह दीवारों के भीतर ही रहे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। 2 साल बाद गस की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। एक दिन वह साहसिक कदम उठाता है और जंगल में गहरे चला जाता है। उसके पिता उसे समय पर ढूंढ लेते हैं और वापस लाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक अजनबी ने उन्हें देख लिया है। जल्द ही वह अजनबी उनकी बार्ड के पास लौटता है और कहता है कि वह अपनी बहन की तलाश में है। रिचर्ड उसे राइफल दिखाकर कहता है कि उसकी बहन यहाँ नहीं है और उसे चले जाने को कहता है। अजनबी बताता है कि समाज अब बिखर चुका है और लोग टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं। हाइब्रिड्स को अब ढहने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तभी रिचर्ड का ध्यान पत्तियों की सरसराहट की ओर जाता है, लेकिन वह देखता है कि अजनबी गायब हो चुका है। उसने बार्ड पर कई टैग छोड़ दिए हैं, जिसका मतलब है कि उनका आश्रय अब गुप्त नहीं रहा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रिचर्ड तुरंत गस को एक गुप्त जगह में छिपा देता है और अजनबी को ढूंढने निकल पड़ता है। गस कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन अपने पिता की चिंता में वह बाहर निकल आता है। तभी खून से लथपथ रिचर्ड वापस आता है और गस को आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन गंभीर रूप से घायल रिचर्ड जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह रिचर्ड को पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह गस को बताता है कि उसकी माँ का नाम बर्डी था और जब दुनिया टूट गई तब वे अलग हो गए। वह गस को बताता है कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता है, जिसे 9 साल तक इतने खास बच्चे के साथ समय बिताने का मौका मिला। रिचर्ड गस से वादा करवाता है कि वह कभी भी इस जगह को न छोड़े और बाहरी लोगों से संपर्क न करे। इस भावनात्मक बातचीत के बाद रिचर्ड चुपके से दुनिया छोड़ जाता है और गस पहली बार अकेला रह जाता है। 1 साल बाद गस अब घर का मालिक बन चुका है और अकेलेपन से निपटने के लिए वह लकड़ी के दोस्त बनाता है, जिनसे वह नियमित रूप से बात करता है। एक दिन वह अपने बगीचे से निराश होकर एक लैंप फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है। इसके बाद वह जंगल में एक पुराना बॉक्स ढूंढता है, जिसमें पैसे, क्रेडिट कार्ड और एक फ्लायर होता है, जिसमें हाइब्रिड्स के लिए सुरक्षित जगह का दावा है। बॉक्स में एक महिला की तस्वीर भी है, जिसके नीचे कोलोराडो लिखा है। गस उत्साहित होकर मान लेता है कि ये उसकी माँ है। वह एक नक्शा निकालता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। तभी एक शिकारी का तीर उसे लगता है। गस छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा शिकारी उसे पकड़ लेता है।
गस चिल्लाकर उन्हें छोड़ने को कहता है और दोनों शिकारी हैरान हो जाते हैं क्योंकि गस न केवल अन्य हाइब्रिड से बड़ा है बल्कि बोल भी सकता है। तभी एक बड़ा आदमी टॉमी आता है और शिकारियों पर हमला करता है। गस इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और घर में छिप जाता है। बाद में टॉमी उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि उसके सींगों की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब गस बोलता है तो टॉमी उसे चोट नहीं पहुंचा पाता और उसे चेतावनी देता है कि दिन में आग न जलाए क्योंकि धुआं मीलों दूर से दिखता है। गस टॉमी से कोलोराडो के बारे में पूछता है, लेकिन टॉमी उसे सख्ती से कहता है कि वह कभी बाहर न जाए। टॉमी के जाने के बाद गस अपनी मां के बारे में सोचता है और तय करता है कि यह उसका एकमात्र मौका है। वह बार्ड को पार कर येलोस्टोन नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है। वह टॉमी को दूर से देखता है और उसे अपने साथ ले जाने की गुहार लगाता है। टॉमी पहले मना करता है, तय करता है, लेकिन गस की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। उस रात वे जंगल में कैंप लगाते हैं जहां टॉमी को पता चलता है कि गस के पास असाधारण क्षमताएं हैं, जैसे तेज सुनने की शक्ति, सूंघने की क्षमता और रात में देखने की योग्यता। अगली सुबह टॉमी को पता चलता है कि गस ने उसका सारा खाना खा लिया और गलती से उसका एकमात्र नक्शा जला दिया। टॉमी घबरा जाता है, लेकिन गस एक झरने के ऊपर बने विजिटर सेंटर की ओर इशारा करता है जहां खाना मिल सकता है। टॉमी गस को अकेले विजिटर सेंटर भेजता है, जबकि वह दूर से नजर रखता है। गस वहां पहुंचता है और एक हिरण का सिर दीवार पर लटका देखकर डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जाल में फंस जाता है। तभी रस्टी नाम का एक बच्चा आता है और अपने माता पिता को बुलाता है। बाद में गस और टॉमी रस्टी के परिवार बेवरली और जॉर्ज के साथ दोपहर का भोजन करते हैं। पता चलता है कि वे वायरस के प्रकोप के बाद से वहां छिपे हुए हैं। बेवरली बताती है कि रस्टी हाइब्रिड से पहले का आखिरी इंसान है। गस और रस्टी साथ में खेलते हैं, जिससे बेवरली का दिल पिघल जाता है। इस बीच हम डॉ आदित्य को फिर से देखते हैं। उनकी पत्नी रोनी दवाओं के कारण अभी तक जीवित है, लेकिन दवाएं खत्म हो रही हैं। आदित्य एक अस्थायी अस्पताल में जाते हैं जहां उनकी वरिष्ठ डॉ ग्लैटिस उन्हें अपनी सारी शोध सामग्री सौंप देती हैं, क्योंकि उन्हें स्टेज 4 कैंसर है। ग्लैटिस चाहती हैं कि आदित्य वैक्सीन ढूंढे, लेकिन आदित्य को पता चलता है कि ग्लैटिस हाइब्रिड बच्चों पर क्रूर प्रयोग कर रही थी। वह ऐसा करने में असमर्थ है, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने की चाह में वह परेशान है। रोनी को ग्लैटिस का नोटबुक दिखाने पर वह कुछ ऐसा देखती है जो उसे स्तब्ध और भयभीत कर देता है। दूसरी ओर गस और टॉमी रस्टी के परिवार के साथ रात बिताते हैं। रात में शिकारी आते हैं और गस को मांगते हैं। टॉमी अपनी राइफल से उनका मुकाबला करता है, लेकिन आखिरी शिकारी गस को पकड़ लेता है। तभी एक विशाल हिरण प्रकट होता है, जिससे टॉमी को शिकारी को मारने का मौका मिलता है। अगले दिन टॉमी और गस रस्टी के परिवार को अलविदा कहकर केबल कार से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक रहस्यमयी हड्डियों जैसे कपड़ों वाला व्यक्ति उन्हें देख रहा होता है। बाद में हम एनिमल आर्मी नामक किशोरों के एक समूह को देखते हैं जो एक VR गेम खेल रहे हैं। तभी अलार्म बजता है, जो हाइब्रिड के खतरे में होने का संकेत देता है। उनकी नेता बे की तुरंत कार्रवाई करती है। आदित्य और रोनी एक पड़ोस की पार्टी में जाते हैं, जहां मेजबान डग का हाथ कांपने लगता है और वह वायरस से संक्रमित पाया जाता है। भीड़ उसे घर में बंद कर आग लगा देती है। दूसरी ओर टॉमी और गस एक ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जहां गस को सामान्य बच्चे की तरह छिपने की सलाह दी जाती है, लेकिन गस की हरकतें उसे हाइब्रिड के रूप में उजागर कर देती हैं और उसे और टॉमी को लास्ट मेन पकड़ लेते हैं। तभी बेकी और उसकी एनिमल आर्मी हमला करती है और उन्हें बचा लेती है। एपिसोड के अंत में पता चलता है कि हाइब्रिड्स के लिए सुरक्षित आश्रय के फ्लायर्स एनिमल आर्मी ने ही गिराए थे, जो वास्तव में हाइब्रिड्स के रक्षक हैं। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें। आइए कम से कम 100 लाइक्स और 200 कमेंट्स तक पहुंचें ताकि हम अगले एपिसोड की कहानी जारी रख सकें।